हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल संवेगात्मक विकास का चैप्टर आरंभ किया था। कल मैंने आपको बताया था कि संवेग क्या होते हैं और उनकी विभिन्न परिभाषा के ऊपर हमने चर्चा की थी, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संवेग बेसिकली क्या होते हैं। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। संवेग कैसे विकसित होते हैं, इसके संदर्भ में दो मत हैं। पहला मत जो है वो कहता है कि संवेग जन्मजात होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि संवेग जन्मजात रूप से उपस्थित होते हैं। बालक जब जन्म लेता है प्राकृतिक रूप से, तभी वह संवेगों के साथ ही होता है। और ये माना है उन विद्वानों ने, जैसे उनमें दो विद्वानों का मैंने आपको रेफरेंस दिया है, हॉलिंगवर्थ और वॉटसन। इन दोनों का मानना था कि संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। कुछ संवेग जो होते हैं, मूल संवेग जो होते हैं, वो तीन बताए उन्होंने। इन्हें प्राथमिक संवेग भी कहा। वो हैं भय, क्रोध और प्रेम। उनका मानना ये था कि ये तीन मूल संवेग हैं। शेष जो संवेग होते हैं, विभिन्न प्रकार के संवेग हम आगे अध्ययन करेंगे, वो इन तीन मूल संवेगों से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे भय के चिंता कहाँ से उत्पन्न हुई है? भय से चिंता उत्पन्न होती है। वात्सल्य क्या है? प्रेम का एक भाव है। और क्रोध से संबंधित विध्वंसात्मक प्रवृत्ति जो होती है, क्रोध। मतलब शेष जितने भी संवेग होते हैं वो इन मूल रूप से इन तीन संवेगों से ही उत्पन्न होते हैं। संवेग जो हैं, दूसरा मत जो है वो कहते हैं कि नहीं, संवेग जन्मजात नहीं होते हैं, संवेग अर्जित किए जाते हैं। मतलब बालक जब विकसित होता है, बालक का जब विकास हो रहा होता है, तो विकास की प्रक्रिया के दौरान वो अपने आसपास के वातावरण में देखता है, लोगों को प्रतिक्रिया करते हुए देखता है, उसी तरह से प्रतिक्रिया करना वह भी सीख जाता है। और उसके कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो उसे प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इसकी वजह से बालक भी ऐसी प्रतिक्रियाएं करने लग जाता है। मतलब उसके अंदर जन्मजात संवेग नहीं होते हैं। अब बच्चों, इसके ऊपर अगर हम मंथन करें तो लगता है कि बीच का मार्ग सही है कि कुछ संवेग, मूल संवेग तो जन्मजात होते हैं, लेकिन संवेगों के विकास पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। आगे जब हम एक एक संवेग का पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम वातावरण को देखकर भी बच्चे कई चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छिपकली से नहीं डरता है, लेकिन किसी दिन वो देखता है कि माँ ने छिपकली को देखा और बहुत ज़ोर से चिल्लाई हैं, डर गई हैं, उसने तुरंत वो सीख लिया। तो ये वातावरण के द्वारा उसने सीखा है। तो संवेग मूल रूप से उपस्थित तो होते हैं, लेकिन उसको वातावरण का प्रभाव भी बालक के संवेग पर पड़ता है। अब हम देखेंगे कि संवेगों की विशेषताएं क्या हैं। संवेग के अनुभव जो होते हैं वो किसी मूल या जैविकीय प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। मतलब मूल रूप से ही हमारे अंदर जुड़े हुए हैं, जैविकीय रूप से हमारे अंदर जुड़े हुए हैं। मनुष्य जो है उसके अंदर संवेगों की प्रवृत्ति विद्यमान होती है, प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए ये जैविकीय प्रवृत्ति से जुड़े हुए माने जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि संवेग व्यापक होते हैं। व्यापक होते हैं मतलब हर व्यक्ति में ये उपस्थित होते हैं। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं ना, सार्वभौमिक है, तो यहाँ पर व्यापक होते हैं। मतलब हर इंसान में, चाहे वो बालक हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर व्यक्ति में, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रजाति का हो, सबके अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, सब में उपस्थित होते हैं और उनकी वो अभिव्यक्ति भी करते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है कि जब भी कोई संवेगात्मक अनुभव होता है तो उसके बाद कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर
कि जो परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक भी होते हैं, शारीरिक बाह्य परिवर्तन भी होते हैं और शारीरिक आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं। बाह्य परिवर्तन में जैसे हमने देखा था, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बाह्य परिवर्तन के अंदर होता है चेहरा लाल होना, आंखें लाल होना, मुट्ठी भिज जाना, पेशियों का उत्तेजित हो जाना, ये शरीर का कांपना, आवाज़ मोटी हो जाना, भारी हो जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसी तरह से आंतरिक परिवर्तन क्या होते हैं? आंतरिक परिवर्तन अंतःस्रावी तंत्र का सबसे पहले मेंशन करना चाहिए कि अंतःस्रावी तंत्र में परिवर्तन होते हैं, कुछ हार्मोन्स एक्स्ट्रा उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से हमारे रक्त प्रवाह में, हमारी नाड़ी की धड़कन में, हमारे हृदय की गति में, हमारी श्वास की गति में परिवर्तन आता है। तो संवेग जब भी अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर भी परिवर्तन होंगे। आपको ध्यान होगा, हमने जब जन्म पूर्व विकास का मैंने अध्ययन करा था तो आपको बताया था कि अगर माँ की संवेगात्मक स्थिति जो होती है उसके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं उसका प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है संवेग की उत्पत्ति आंतरिक या बाह्य कारकों से हो सकती है। बाह्य कारक आप सब जानते हैं कि बाह्य कारक जैसे हमारे संवेग की उत्पत्ति हुई, हमने किसी चीज़ को देखा उसकी वजह से हमारे अंदर संवेग उत्पन्न हुआ। किसी चीज़ को देखकर हमें कोई घटना देखी हमने, उसकी वजह से हमारे अंदर या तो भय की अवस्था आ गई या क्रोध हुआ या हम दुखी हो गए या हम बहुत खुश हो गए। तो ये तो बाह्य कारक हो गए, हमने कोई घटना हमारे आसपास घटती है उसकी वजह से हो गई, या हम लोग हमारे शरीर को बड़ा आराम मिल रहा है तो भी हमारे अंदर होता है। और कुछ आंतरिक कारण भी होते हैं शरीर के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, जैसे बच्चों कुछ होते हैं हैप्पी हार्मोन्स का हमारे यहाँ खोज हुई है कि कुछ हार्मोन्स जब हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बड़े शांत और आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एक वो है सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है, इसका स्रवण जब हमारे शरीर में होता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है। जैसे कहते हैं कि सोने से पूर्व हल्का गुनगुना दूध अगर पिया जाए तो सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित होता है जिसकी वजह से व्यक्ति शांत हो जाता है और उसको अच्छी नींद आ जाती है। इसी तरह से कहते हैं कि बहुत से हार्मोन होते हैं, जैसे माँ के अंदर वात्सल्य का भाव कैसे उत्पन्न हो जाता है। माँ के अंदर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, आंतरिक कारक है, बालक को देखेगी और देखते ही उसके अंदर प्रेम उमड़ आएगा। तो आंतरिक कारकों की वजह से भी संवेग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक प्राणी में एक ही प्रकार के संवेग अलग अलग उत्तेजनाओं से उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति तो किसी को जैसे हंसने की आदत है या बहुत हंसमुख प्रकार का व्यक्ति है तो वो किसी दूसरे के ऊपर जोक कहा गया तब भी हंस पड़ता है। उसके खुद के ऊपर जोक करा गया, किसी ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी करी, वो उसने उसमें भी हास्य ढूंढ लिया। तो अलग अलग उत्तेजना मतलब बहुत सारी चीज़ों से एक जैसा संवेग उत्पन्न हो सकता है। जैसे आनंद की अनुभूति है, आनंद भी एक प्रकार का संवेग है। आनंद की अनुभूति हमें हो सकती है जब हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब भी हो सकती है हमें आनंद की अनुभूति। हमने कुछ पेंटिंग बनाई तब भी हो सकती है, और आप हो सकता है किसी अच्छे चित्रकार की पेंटिंग देखकर भी आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है। और आप स्वयं नृत्य करते हैं तब भी आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है, और किसी दूसरे व्यक्ति का अच्छा नृत्य देखकर भी आपके अंदर आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो संवेग एक ही है, एक ही प्रकार का संवेग अलग अलग चीज़ों से उत्पन्न हो सकता है, अलग अलग उद्दीपकों से उत्पन्न हो सकता है। जो चीज़ किसी हमारे अंदर संवेग को प्रेरित करती है उसे हम उद्दीपक कहते हैं। फिर प्रत्येक व्यक्ति में संवेगों की अभिव्यक्ति, पिछले पॉइंट में मैंने कहा था कि एक ही प्रकार का संवेग अलग अलग चीज़ों से हो सकता है। अब मैं कह रही हूँ प्रत्येक मनुष्य में संवेगों की अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है। आपने देखा है हंसना है, कोई व्यक्ति हंसता कैसे, ठहाका लगा के हंसता है, कोई खिलखिला कर हंसता है, कोई केवल हल्की सी स्मित मुस्कान के साथ हंसता है।
है ना। सबका अपना अलग तरीका होता है, अभिव्यक्ति का तरीका अलग होता है। कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है, उसके चेहरे से चेहरा पीला पड़ जाएगा हो जाएगा। कोई होता है अपने भय पे नियंत्रण कर लेता है। तो अभिव्यक्ति के तरीके भी हर एक के अलग अलग होते हैं। आप देखिए अभिव्यक्ति का तरीका, जैसे माँ का जो लाड़ होता है, वात्सल्य होता है, उसमें जनरेशन टू जनरेशन अभिव्यक्ति में कितना चेंज आ गया है। हमारी दादी नानियों को आदत नहीं थी कि वो गले लगा लगा कर प्रेम की अभिव्यक्ति करें। अब की जनरेशन में माँ बार बार बच्चे को गले भी लगा लेती है, उसे बार बार चूम भी लेती है। पहले के ज़माने में है तो वही वात्सल्य का भाव ही, लेकिन अभिव्यक्ति अलग अलग है। पुरुष लोग अपने माता पिता के सामने अपने बच्चों को प्रेम नहीं दिखाते थे, वात्सल्य दिखाते नहीं थे, कि उसको अच्छा नहीं माना जाता था। और अब खुलेआम, जबकि पिता का प्रेम भी उतना ही होता है, उसको बच्चे को गोद में भी लेते हैं, उसको दुलारते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो हर उसके अंदर अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है ना। और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से संवेगों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट विशेषता है संवेग शीघ्रता से उत्पन्न होकर धीरे धीरे समाप्त होते हैं। आपका मूड किसी बात पर सुबह सुबह माँ ने डांट दिया, मूड उखड़ गया। मूड उखड़ने के बाद में उसको नॉर्मल होने में कितना टाइम लग जाता है। तो आपने देखा कि क्षणिक किसी कार्य की वजह से, क्षणिक घटना की वजह से हमारे अंदर परिवर्तन आ गया, संवेग उत्पन्न तो हो गया, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता है। आपने कभी अनुभव किया हो कि बहुत अत्यंत आप क्रोधित हो गए, आपने जोर से बोला, किसी के ऊपर चिल्लाए। आप चिल्लाने के बाद आपने जो कुछ कहना था आपने कह दिया, लेकिन उसके बाद भी आप हाँफते से रहते हैं, अंदर से बेचैन, एक बेकसी, एक उत्तेजना सी महसूस होती रहती है। तो उत्पन्न तो जरा सी बात से हुआ था, शीघ्रता से उत्पन्न हो जाता है तुरंत, जैसे किसी ने बिजली का स्विच खट्ट से ऑन कर दिया, ऐसे हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता है। नेक्स्ट है संवेग जो भी होता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। चेहरे के भावों को हम ढकने की चेष्टा भी करें तब भी कुछ ना कुछ अंश में वो हमारे चेहरे पे प्रकट हो जाता है कि हम किस बात से खुश हुए हैं, हम किस बात पे हैरान हो गए हैं, हम शर्मा रहे हैं, या हमें क्रोध हो रहा है, या हम चिंतित हैं। ये सारे भाव हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो मनुष्य को भगवान ने ऐसी बनाया, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हम अपने चेहरे के भावों के माध्यम से अभिव्यक्ति हो जाती है कि व्यक्ति दुखी है या सुख है। फिर संवेगात्मक अतिरेक की स्थिति में व्यक्ति की सोचने, समझने की, याद करने की, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का ह्रास हो जाता है। आपने देखा, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अपने पुराने ज़माने का देखें तो हमारे पौराणिक काल का जो महाभारत है, उसमें आप देखिए कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा था। मैं उसकी शारीरिक विकलांगता के विषय में नहीं कह रही, उसकी मानसिक या बौद्धिक विकलांगता के लिए कह रही हूँ। तो जब हमारी आँखों के ऊपर संवेग का पर्दा पड़ जाता है तो हम वस्तु स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देख ही नहीं पाते हैं। अगर हमारा किसी के प्रति नकारात्मक भाव है तो हम उसकी हर चीज़ को नकारात्मक रूप से देखते हैं। अगर हमारा किसी चीज़ के प्रति सकारात्मक भाव है तो हम उसकी हर चीज़ को सकारात्मक रूप से देखते हैं। तो संवेग और अतिरेक की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, आपको कुछ कहा जा रहा है आपको समझ नहीं आएगा। आप अतिरेक, जब भी बहुत ज़्यादा अतिरेक होगा तो अतिरेक चाहे वो नकारात्मक संवेग का हो चाहे वो सकारात्मक संवेग का हो, हमारी सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। हम तार्किक ढंग से नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए अगर हम किसी चीज़ का एनालिसिस करना चाहते हैं, किसी घटना पे वो करना चाहते हैं, तो पहले शांत होने की चेष्टा कीजिए, फिर सोचिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर डिसीजन लेना चाहिए। इसी प्रकार से संवेगों के प्रति संवेदनशीलता भी भिन्न भिन्न होती है। एक ही घटना से अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव दिखता है। मतलब कुछ लोग, जैसे आपने देखा होगा,
हम सब बैठ के पिक्चर देख रहे हैं घर में या पिक्चर हॉल में ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। हम पूरा परिवार देखने के लिए गया है, कोई इमोशनल सीन आता है तो कोई व्यक्ति आंसू बहाने लग जाता है, कोई व्यक्ति उस आंसू बहाते हुए व्यक्ति को देखकर हंसने लगता है। शायद उसके भी अंदर कुछ भाव हो रहा होगा लेकिन वो उसको कंट्रोल कर लेता है। और कुछ कहते हैं, कुछ बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं कि अरे भैया पिक्चर में हो रहा है, वास्तविकता में थोड़ी हो रहा है, तो वो निर्लिप्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप वास्तविक घटना देखिए, सड़क के ऊपर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी डॉगी का एक्सीडेंट हो गया। मनुष्य के प्रति तो फिर भी थोड़े से लोग होते हैं, जैसे डॉगी का एक्सीडेंट हो गया, डॉगी को किसी ने गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसके चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो कितने लोग मिलेंगे जो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे? कुछ लोग जाएंगे उसके पास में, सहानुभूति प्रकट करेंगे, चले जाएंगे। कुछ लोग गाड़ी वाले को गाली बक देंगे, उसको कोसेंगे कि उसने गलत किया, और कुछ लोग उसको करने की चेष्टा करेंगे, करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि ये डॉगी उनको काट ना ले। और कोई व्यक्ति ये भी कर सकता है, आपको पता है, ऐसे कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे शहर के अंदर एक निशक्त प्राणियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होता है। उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करें और उनको बताएं कि वस्तुस्थिति ये है, ये डॉगी यहाँ पर ऐसे घायल अवस्था में पड़ा है, या गाय बैल कोई भी हो सकता है, तो वो आते हैं, अपनी गाड़ी में उसको लेके जाते हैं और अस्पताल में भर्ती कराते हैं। तो इतनी चेष्टा करना कि नंबर ढूंढना, मालूम करना कहाँ पर है, कैसे पहुँचाना है उसको गाड़ी में, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रतिक्रिया दर्शाती है कि उनकी किसी भी एक ही घटना के प्रति, एक ही मतलब संवेगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता भिन्न भिन्न है। कुछ लोग अतिरेक में बह जाएंगे, कुछ लोग अतिरेक में नहीं बहेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि बालकों के संवेग की क्या विशेषताएं होती हैं। ये तो मैंने आपको सामान्य विशेषताएं बताई है। अब हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं, तो बाल विकास के संदर्भ में कौन कौन से संवेग, बालकों के संवेगों की क्या विशेषताएं होती हैं, वो कुछ भिन्न होती हैं हमारी सब।